नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे घटनाचक्र की जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें जो 63 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं उसे हम क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। जो ये वीडियो है ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ इत्यादि हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आज का, तो इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गया था तो ये किया गया था गारसदत्त तासी के द्वारा। यहाँ पर बी सही विकल्प होता है। जो ये प्रश्न है ये टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसदत्त तासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तबार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार किया गया था। प्रश्न बन सकता है कि जो इस्तबार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी है, इसमें किस भाषा के कवियों को शामिल किया गया था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को शामिल किया गया था। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो इस्तबार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी है, इसकी भाषा क्या है। तो इसकी जो भाषा है ये है फ्रेंच। आगे देखते हैं। जो इस्तबार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी है, इसमें दो भागों को विभाजित किया गया था, मतलब दो भागों में से प्रकाशित किया गया था। तो जो पहला था ये किया गया था 1839 में, और जो दूसरा पब्लिकेशन किया गया था ये किया गया था 1847 में। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे हैं, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज बेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात पहला इतिहास माना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि जो 1888 में किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो ये किया गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। और किसके माध्यम से किया था। तो ये किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के तौर पर। तो इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यह है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो ये किया गया था गारसदत्त तासी के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। जो ये प्रश्न है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2004-14 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 3। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ था उसकी भाषा के बारे में बताना है। तो उसकी भाषा थी फ्रेंच। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 4। तो प्रश्न में पूछा गया है इतिहास, प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम बताइए। जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था उसके लेखक का नाम बताना है। तो लेखक हैं विकल्प भी गारसदत्त तासी। जो ये प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 5। तो प्रश्न में पूछा गया है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो ये होगा विकल्प डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। ये प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है 6। तो प्रश्न में पूछा गया है इस्तबार द ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये है गारसदत्त तासी। ए सही विकल्प होगा। और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है 7। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। सी सही विकल्प होगा। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। तो ये थे जोशुआ केटलर। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। यह प्रश्न भी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर थे, और ये पुर्तगाल या डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध रखते थे। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजदूत बनाकर भारत
भेजा गया था। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा था। इनकी जो जोशुआ कटलर की पुस्तक का जो नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम होगा हिंदुस्तानी ग्रामर। इसे इन्होंने 1715 में प्रकाशित किया था। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। प्रश्न बन सकता है कि किस भाषा का है, तो यह है डच भाषा का। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्तक 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बी सही विकल्प होगा। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929, लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस पुस्तक को लिखा गया था? तो उसे लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास को। आगे देखते हैं। तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप भी प्रदान किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शिवसिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 में, लगभग 1000 या 1 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिवसिंह सेंगर कृत है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? इसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसे लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। बी सही विकल्प होगा। ये जो प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न 11, तो प्रश्न में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है सन 1929। डी सही विकल्प होगा। जो ये प्रश्न है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। हाँ दोस्तों, के साथ जुड़ना चाहते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। जो ये प्रश्न है केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13, तो प्रश्न में पूछा गया है, आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प बी, पादरी एडिसन ग्रीव्स। बी सही विकल्प होगा दोस्तों। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। पादरी FE द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसे भी आप याद रखिएगा। पुस्तक पूछी जा सकती है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और जो पादरी FE की पुस्तक है उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14, तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तो ये होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को अनुवादित किया था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ी सी व्याख्या है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवादित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है,
किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके गुरु का नाम है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है, गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन स्थल पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार, तो ये है वाराणसी, हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में विभाजित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 15, तो प्रश्न में पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन, ए सही विकल्प होगा। और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है 16, तो प्रश्न में पूछा गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, सी सही विकल्प होगा। और ये प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 17। प्रश्न पूछा गया है द मॉडर्न, प्रश्न है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। तो सही विकल्प होगा दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 18, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से किस साहित्यिक ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था। तो ये है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, डी सही विकल्प होगा। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है 19, तो प्रश्न है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो ये मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में, डी सही विकल्प होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉन ग्रियर्सन थे। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है, इम्पॉर्टेंट है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनके द्वारा आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी गई है। अगला जो प्रश्न है 20, तो प्रश्न में पूछा गया है किस साहित्य इतिहास के लेखन, प्रश्न है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो ये किया है मिश्र बंधुओं के द्वारा, ए सही विकल्प होगा। व्याख्या देख लेते इसकी थोड़ी सी। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 5000 कवियों को स्थान। और प्रश्न बन सकता है कि इसे कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो इसे किया गया है 8 कालखंडों में विभक्त। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या है 21, तो प्रश्न पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो व्याख्या इस प्रकार से है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रश्न बन सकता है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे। ये थे 4 भाग। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में किया गया था और जो चौथा भाग था इसका प्रकाशन किया गया था 1934 में। आगे है मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित किया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 22। तो प्रश्न में पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग था कब प्रकाशित किया गया था। तो जो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग तो इसे किया गया था 1934 में प्रकाशित। जो इसके प्रथम 3 भाग थे उन्हें 1913 में प्रकाशित किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 23। तो प्रश्न में पूछा गया है
मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 4 भागों में प्रकाशित। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 24, तो यहाँ पर पूछा गया है मिश्रबंधुओं ने इस परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? जो मिश्रबंधु है इनके द्वारा परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की गई थी संवत 1890 विक्रम से लेकर विक्रम संवत 1925 तक। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो व्याख्या है उसे भी देख लेते हैं। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार से है। जो प्रारंभिक काल था इसका समय माना है 700 से 1440 विक्रम संवत तक। जो अगला है माध्यमिक काल, इसका जो समय माना है 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। अगला जो भाग है अलंकृत काल, इसका समय माना है 1661 से लेकर 1899 विक्रम संवत तक। जो चौथा है परिवर्तन काल, इसका समय माना है 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक। और जो पांचवा है वर्तमान काल, इसका समय 1926 विक्रम से अब तक माना है। अगला प्रश्न है 25। तो प्रश्न में पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो ये किया गया है 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक माना है तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित किया उससे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप प्रदान किया। उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 26। तो प्रश्न में पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ये की गई है विक्रम संवत 1925 से लेकर 1950 तक। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 27। तो प्रश्न में पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक स्वीकार किया? तो ये किया था विकल्प ए 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 28। तो प्रश्न में पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। आगे इसकी जो व्याख्या है उसे देख लेते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास ही थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 29। प्रश्न में पूछा गया है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 30। तो प्रश्न में पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1893 में। अगला जो प्रश्न है 31। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो जो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था तो ये किया गया था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 32। तो प्रश्न में पूछा गया है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? तो सही विकल्प होगा विकल्प सी रामचंद्र वर्मा। जो थे वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में। और कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी
प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। कौन कौन से थे शामिल थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। आगे है आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। प्रश्न बन सकता है कि जो रामचंद्र वर्मा है ये किसके संपादक थे? तो ये थे हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में शामिल। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी थी और ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 33, तो प्रश्न में पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर, और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है बेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों को जो थे लल्लूलाल और सदल मिश्र को भी नियुक्त किया था। अगला जो प्रश्न है 34, तो प्रश्न में पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रश्न पहले ही रिपीट हुआ था, तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है 35, तो ये प्रश्न भी वही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 36, कलकत्ता की स्थापना। प्रश्न है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ पर स्थित है? तो ये है कलकत्ता में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विकल्प ए जॉन गिलक्राइस्ट। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 37, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो जो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो इसमें जो पूर्वीपन पाया जाता है। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें भी देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा गया या लिखा जा रहा है वह है खड़ी बोली गद्य। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है सदल मिश्र हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। एक है नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1803 है, और दूसरा है रामचरित और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1806। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। आगे है श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही प्रदान किया। अगला है लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। आगे है मुंशी सदाशिव लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडितापन एवं फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि जो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है या इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उदयभान चरित के नाम से भी। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी और फारसी का प्रभाव दिखता है। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी नियुक्त किया था। प्रश्न बन सकता है कि जो गिलक्राइस्ट के द्वारा किन किन लोगों को
भाषा मुंशी नियुक्त किया था? एक था लल्लूलाल और दूसरे थे सदल मिश्र। और यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि लल्लूलाल का संबंध कहाँ से था? तो जो लल्लूलाल का संबंध था ये था आगरा से, और जो सदल मिश्र का संबंध था आरा से। आगे है सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ हैं फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुंदिसी बरते थे, बाजने लगा, कांदती है आदि। ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है तो वो है प्रेम सागर। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? जो प्रेम सागर है ये है लल्लू लाल की रचना। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक के बारे में बताना है। जो इसके लेखक हैं ये हैं इंशा अल्लाह खां। ए सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 41, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार के नाम के बारे में बताया है तो ये है इंशा अल्लाह खां। सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 42, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो ये थे विकल्प बी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है 43, तो प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? तो ये थे विकल्प ए लल्लू लाल। आगे है प्रश्न संख्या 44, तो प्रश्न में पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? जो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं ये हैं सदल मिश्र। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 45, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये हैं विकल्प डी सदल मिश्र। अगला है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो जो सदल मिश्र की रचना है तो यह है नासिकेतोपाख्यान। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 47, तो प्रश्न में पूछा गया है, उदयभान चरित के लेखक का नाम बताइए। जो उदयभान चरित के लेखक हैं तो ये हैं विकल्प डी इंशा अल्लाह खां। अगला जो प्रश्न है 48, तो प्रश्न में पूछा गया है, सुख सागर की रचना किसने की? जो सुख सागर की रचना की गई थी तो ये की गई थी सदा सुख लाल के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 49, तो प्रश्न में पूछा गया है, सुख सागर का विषय है। तो जो सुख सागर का विषय है ये है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। और ये प्रश्न पूछा गया है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न 50, तो प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है, भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं। जो भाषा योग विशिष्ट है इसके लेखक के नाम बताना है तो ये है विकल्प सी राम प्रसाद निरंजनी। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर दोस्तों। आगे हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। ये ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। प्रश्न बन सकता है कि जो भाषा योग विशिष्ट है इसे कब लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था संवत 1768 में, और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जो भाषा योग विशिष्ट है इसे किसने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया था? तो ये बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। आगे तथ्य हैं, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग विशिष्ट सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना था। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना था? तो ये माना था भाषा योग विशिष्ट को। आगे है, इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 51, तो प्रश्न है, योग विशिष्ट के लेखक कौन हैं? तो जो भाषा योग विशिष्ट है इसके लेखक है विकल्प बी राम प्रसाद निरंजनी। इसे आपने ऊपर देख लिया था। अगला जो प्रश्न है 52, खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? जो खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है तो ये है विकल्प बी नासिकेतोपाख्यान। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। आगे थोड़ी सी व्याख्या है, आप इसे देख लेना वीडियो को पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे दोस्तों थोड़ी सी व्याख्या है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस व्याख्या को पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 53, तो प्रश्न में पूछा गया है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है
इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था सदल मिश्र के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। आगे जो व्याख्या है, नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू जी लाल ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्रास्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 54, तो प्रश्न में पूछा गया है खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था, विकल्प सी जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 55, तो प्रश्न में पूछा गया है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो ये होंगे दोस्तों विकल्प सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। आगे जो व्याख्या है इसे देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंद्विता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 56। तो प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो जो हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं तो ये थे विकल्प बी लल्लू लाल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का जो पहला भाग था उसे समाप्त कर दिया जाता है। आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसे देख लेते हैं। ये है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।